जब हम किसी भी प्लांट को इन विट्रो कंडीशंस में ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन माइक्रो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा पार्ट भी हम इसमें प्रोपेगेट कर सकते हैं, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, चाहे वो रूट का पार्ट हो, चाहे वो और कोई पार्ट हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट हो। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स इन विट्रो कंडीशंस। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में कौन कौन सी स्टेज होती हैं, किस तरीके से हम उसके लिए मीडियम प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से एक्स प्लांट तैयार करते हैं, किस तरीके से हम इनको आगे प्रोपेगेट करते हैं, तो इन सब बातों को जो भी टेक्निक्स हैं पूरी तरीके से हम उनको डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है आपको बड़ा एक फैसिनेटिंग टेम्परेचर है, बड़ा फैसिनेट करेगा आपको कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में प्लांट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये समझ में आएगा और आप इसे फॉलो करेंगे। मैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले एक बात कहूंगा कि जो मॉरेल थे उन्होंने 1960 में ऑर्किड के केस में क्लोन्स को माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू बनाया था। ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है कि सबसे पहले किसने इनको माइक्रो प्रोपेगेट किया या सबसे पहले माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू या इन विट्रो कल्चर्स में किस चीज को ग्रो किया गया और किसने किया। तो ऑर्किड्स को सबसे पहले मॉरेल ने 1960 में इसको सबसे पहले अप्लाई किया और यूज किया। अब इसके बाद मैं टेक्निक बताऊं उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपको और मैं दूंगा जो माइक्रो प्रोपेगेशन की है, टेक्निकल डेफिनेशन, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जहां तक माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन का सवाल है तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम स्मॉल सेक्शन of plant such as stem, tip, node, मेरिस्टेम, एम्ब्रियो और इवन सीड। इसका मतलब है कि प्लांट पार्ट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को यूज करते हुए अगर हम इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं या प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हम इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कह रहे हैं, इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो अगर आगे बढ़े हम तो अब एक आता है कि भाई किस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन को किया जाता है या उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। जो माइक्रो प्रोपेगेशन की पूरी स्टेज है या पूरी प्रोसेस है, पूरा प्रोटोकॉल है, उसे हम डिफरेंट स्टेजेस में बांटते हैं। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अगर स्टेज इनको हम अलग अलग करें कि भाई स्टेज 0 में क्या है, स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है, तो मैं पहले आपके सामने स्टेज 0 को डिस्क्राइब करूंगा कि अगर हम स्टेज 0 की बात करें तो इसमें जो प्लांट्स जिनको हमें यूज करना है एक्स प्लांट की तरह, उनको पहले हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम ग्रो कराते हैं। कंट्रोल कंडीशन मीन टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जिन प्लांट से हमें माइक्रो प्रोपेगेशन करना है, जिन प्लांट से हमें प्रोडक्शन करना है क्लोन्स का, उनको सबसे पहले जब हम ग्रो कराएंगे कन्वेंशनली तो उनको ग्रीन हाउसेस में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस उनको तैयार किया जाता है। अब स्टेज 1 की हम बात करें, इसका मतलब है कि जो स्टेज 0 में हमने एक्स प्लांट जहां से लेना था उन प्लांट्स को हमने नर्सरी में और कहिएगा कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ग्रो किया था, तो वहां से हम एक्स प्लांट को लेते हैं। अब एक्स प्लांट चाहे वो लीफ के रूप में हो, लीफ पीस के रूप में हो, चाहे वो एक्सिलरी बड के रूप में हो, चाहे वो स्टेम के रूप में हो,
चाहे वो किसी अन्य रूप में हो, तो जो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस हमने प्लांट ग्रोन किया है वहां से हम एक्सप्लांट को सेलेक्ट करते हैं और उसे सूटेबल मीडियम पे टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें फॉलो करते हुए सूटेबल मीडियम पे ग्रो कराया जाता है। इससे पहले जो भी एक्सप्लांट आप लेंगे उसको सरफेस स्टेलाइज कर लिया जाता है। मैंने पहले भी वैसे आपको बता दिया है कि जो भी प्रोटोकॉल है टिश्यू कल्चर का, उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम जो एक्सप्लांट हमने लिया है ग्रीन हाउस ग्रोन प्लांट से, उसको हम कल्चर मीडियम पे लेके जाते हैं और उसको ग्रो कराते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन की स्टेज सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो हमने एक्सप्लांट लिया है, जिसे हम कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया है हमने, उसको हम सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे दो चीजें हैं कि दो तरीके के हम मीडियम यूज करते हैं। एक तो होता है शूट मीडियम और दूसरा होता है रूट मीडियम। तो पहले हम शूट मीडियम पे उसको लेके जाते हैं, जिसमें साइटोकाइनिन की जो मात्रा है वो ऑक्सिन की मात्रा से ज्यादा होती है, और वहां पे ले जाके हम इसको इसमें शूट प्रोलिफरेशन स्टेज, या हम कहिए कि शूट को प्रोलिफरेट कराया जाता है। तो स्टेज सेकंड में याद रखिएगा कि जब कल्चर मीडियम जो हमने वहां पे है उसको वहां से हम सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं, और दो तरीके के मीडियम यहाँ पे हैं, एक है शूट मीडियम और एक है रूट मीडियम। पहले हम उसको शूट मीडियम पे लेके जाते हैं, है ना। तो इसे हम शूट प्रोलिफरेशन स्टेज भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन की स्टेज सेकंड को। जब शूट प्रोलिफरेट हो जाता है तो अब इस जो कल्चर है, या हम कहें कि शूट बना हुआ है, इसको हम वहां से रूटिंग मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं। रूटिंग मीडियम पे ट्रांसफर करने के बाद 2 से 3 वीक में इसमें रूट इनिशिएट होने लगती है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है शूट मीडियम, दूसरा होता है रूट मीडियम। शूट मीडियम में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ऑक्सिन के कंपेयर में ज्यादा होती है कंपैरिजन में, और जो रूटिंग मीडियम है उसमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज्यादा होती है। तो आप ये सोचिएगा कि स्टेज थर्ड में हमें क्या करना है कि जो शूट प्रोलिफरेट हुआ उसमें भी रूट नहीं है, उसको हम रूटिंग मीडियम पे लेके जाते हैं, और जब रूटिंग मीडियम पे हम इसको लेके जाते हैं तो इसमें 2 से 3 सप्ताह के बीच रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब रूट्स स्टेज थर्ड में वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, देन ये पूरा जो प्लांटलेट है इसको हम ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रीन हाउस में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है, यहां से हम सॉइल में सीधे नहीं लेके जाएंगे इसे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, चाहे वो लेबोरेटरी की हैं चाहे वो ग्रीन हाउस की हैं, वो कंट्रोल्ड वे में हम उनको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम इन प्लांटलेट्स को जो वेसल से निकले हुए हैं सीधे सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के कारण ये झुलस जाएंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए कल्चर वायल से निकाल के प्लांटलेट्स को ग्रीन हाउस में ट्रांसफर किया जाता है, और वहां उन कंडीशंस पे धीमे धीमे उनको ग्रो कराया जाता है जो जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहां पे उस समय कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। सपोज करिए हम मई जून में कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन हमने किया हुआ है और हमने प्लांटलेट्स बनाए हैं। अब ये जो प्लांटलेट्स हैं, जो कल्चर रूम का टेम्परेचर होता है वो 25 ±2 तक रहता है, और अगर हम उन्हें वहां से निकाल के सीधे सॉइल में जाके ट्रांसफर कर दें, जहां का टेम्परेचर मई जून में 40 और 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ह्यूमिडिटी मिनिमम होती है, तो किसी भी तरीके से ये प्लांटलेट्स सरवाइव नहीं करेंगे। इसलिए पहले इनको ग्रीन हाउस में ले जाके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो वहां पे उस समय प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, उनके प्रति हम इनको एक्लेमेटाइज करते हैं, और एक्लेमेटाइज करने के बाद इन प्लांटलेट्स को सॉइल में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि कभी भी कल्चर वायल से प्लांटलेट्स को निकाल के सीधा जमीन में या सॉइल में ट्रांसफर नहीं किया जाता।
अब टेक्निक तो आपको पता लग गई कि किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। स्टेज 0 में हमें क्या करना है, स्टेज 1 में हमें क्या करना है, स्टेज 2 में हमें क्या करना है, स्टेज 3 में हम क्या करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्लांट का कोई भी पार्ट आप माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इनमें मेरिस्टेम, इनमें कैलस, इसमें एडवेंटिशियस शूट बड, इसमें एक्सिलरी बड, इसमें सोमेटिक एम्ब्रियोज और इसमें प्रोटोप्लास्ट। यहां मैं एक चीज और बता दूं कि सपोज करिए हमें डिसीज फ्री प्लांट बनाने हैं, तो हम जाहिर है कि मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ क्लोन्स बढ़ाना है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में क्लोन बढ़ाना है, वो प्रोडक्शन बढ़ाना है क्लोन्स का, तो कैलस हम यूज करेंगे। और अगर हमें हाइब्रिड बनाने हैं और हाइब्रिड से करने हैं तो हम प्रोटोप्लास्ट यूज करते हैं। ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एक चैप्टर है जो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी प्लांट का पार्ट जिसे हम एक्स प्लांट्स कह रहे हैं, उनको माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन को हम मेरिस्टेम के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुराशिक ने 1974 में इस मेथड को डिस्क्राइब किया और इसके लिए 4 स्टेप्स को उन्होंने बताया। सबसे पहला स्टेप है ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेम, दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, तीसरा है रूटिंग स्टेज और चौथा है ट्रांसफर इन सॉइल। माइक्रो प्रोपेगेशन में अगर हमें वायरस फ्री प्लांट्स चाहिए तो जो एक्सप्लांट है वो शूट यूज किया जाता है। वायरस फ्री प्लांट के लिए जो शूट है वो एक्सप्लांट की तरह यूज किया जाता है। इस पर्पज के लिए टर्मिनल या लेटरल शूट, एपेक्सिस, दोनों को हम प्लांट से काट के अलग कर लेते हैं। जो साइज है शूट एपेक्स का, वो माइक्रो प्रोपेगेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। यदि हमें सिर्फ प्रोपेगेशन करना है तो हम शूट एपेक्स का 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर तक का हिस्सा काटते हैं, लेकिन अगर हमें वायरस फ्री प्लांट बनाने हैं तो शूट एपेक्स का 0.5 से 1 mm हम यूज करते हैं। जो शूट एपेक्स है या शूट मेरिस्टेम है, उसको एक्स प्लांट से हमने काटा और फिर हम इसको स्टेलाइज करते हैं, जो भी टेक्निक्स हम स्टेलाइजेशन की यूज करते हैं। शूट एपेक्स को हम जो कल्चर मीडियम है उस पर डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसे फिल्टर टेक्निक के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। जब शूट एपेक्स में ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है और कुछ ग्रोथ हो जाती है तो इसको फिर हम सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं। कुछ समय बाद इसमें लीफ बनना स्टार्ट होती हैं और जब ये शूट 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक हाइट में हो जाता है और इस पे 4 से 5 पेयर्स लीफ के बन जाएं तो इसे रूटिंग मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो रूटिंग मीडियम है उसमें रूट्स इनिशिएट होंगी और ये 2 से 3 सप्ताह में हो जाती है। जब रूट्स की संख्या अच्छी हो जाए तो इसको हम रूट मीडियम से बाहर ले लेते हैं और इसको सिंथेटिक सॉइल में ट्रांसफर करके ग्रीन हाउस में ले जाते हैं। जब इन्हें हम सिंथेटिक सॉइल पे ट्रांसफर करते हैं तो इन्हें हम रूम टेम्परेचर पे हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंट्रोल्ड कंडीशंस में मेंटेन करते हैं। अब हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी हम कैसे मेंटेन करें। इसका एक साधारण तरीका और है कि हम इसको, जो हमारा प्लांटलेट है, इसको हम पॉलीथीन के साथ कवर कर दें और इसकी रेगुलर वाटरिंग हम करते रहें तो जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहेगी। ये प्रोसेस हार्डनिंग कहलाती है या एक्लेमेटाइजेशन कहलाती है। अब हार्डनिंग के बाद प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और
वहां पे इसको डेवलप कराया जाता है। मीडियम जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, दो तरीके के मीडियम हम यूज करते हैं। एक मीडियम हम शूट मीडिया कहते हैं और दूसरा रूट मीडिया कहते हैं। पहले जो भी हमने शूट एपेक्स ली है उसको शूट मीडियम पे रखा जाता है। शूट मीडियम में जो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन है वो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन से ज्यादा रहती है, यहाँ पे शूट प्रोलिफरेट करता है। और जो दूसरा मीडियम है उसे हम रूटिंग मीडियम कहते हैं, जहां ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इस जो रूटिंग मीडिया है यहाँ पे रूट उसकी डेवलप होंगी और रूट डेवलप होने के बाद हम इसको सिंथेटिक सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। जहां तक डिफरेंट ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स की बात है तो अलग अलग वर्कर्स ने अलग अलग, चाहे वो साइटोकाइनिन हो चाहे ऑक्सिन हो, उनको अलग अलग प्रीफर किया है। बहुत से वर्कर्स ने बीएपी, जिएटिन, 2IP इनको यूज किया है, जबकि कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने साइटोकाइनिन्स, 2IP इनको सक्सेसफुली यूज किया है। जब हम बीएपी यूज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो हाई कंसंट्रेशन है, ये इंजूरियस होती है प्लांट्स के लिए। तो ये मैंने पूरा अपने रनिंग नोट्स में दिया हुआ है, तो कितनी कंसंट्रेशन किस तरीके से हमें यूज करनी है इसको मैं, क्योंकि ये एक साधारण बात है, इसको आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है कि हम किस तरीके से, जो दूसरा एक्सप्लांट है, मेथड ना कह के आप कहिए कि जो दूसरा एक्सप्लांट है कैलस, उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो जो मेरिस्टेम कल्चर है वो आप यहाँ फिगर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा उन्होंने आउटलाइन डायग्राम बना के आपको दिया हुआ है। इससे अगली जो स्लाइड है उसमें भी यही आपको दिया हुआ है। तो यहां से आप इसको ड्रॉ करके अपने जो भी नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे और उस तरीके से इसको याद करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगी मैं उसे बताता हूं। देखिए, जो कैलस है इसको भी हम एक्सप्लांट की तरह यूज कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। कैलस हमें एक्सप्लांट से कैलस मीडियम पे ग्रो करने से मिलेगा। और कैलस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैलस होता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। हम ये जानते हैं कि जब सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जब सेल डिफरेंशिएट होती है तो वो डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। यदि इन टिश्यूज को हम फेवरेबल कंडीशंस दें, इन विट्रो कंडीशंस में, तो ये डी डिफरेंशिएट हो जाती है। डी डिफरेंशिएट का मतलब है कि जब फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल वापस मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर लेती है तो उसे डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब इनके डिफरेंशिएशन को रीडिफरेंशिएशन कहा जाएगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आई हैं, ये फिर रीडिफरेंशिएट होकर नए टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और नए प्लांटलेट का निर्माण करती हैं। तो कैलस एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लांट है माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। और जो डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन है, ये दो ऐसे स्टेप्स हैं जो बहुत जरूरी हैं कैलस से नया प्लांटलेट बनाने के लिए। अब कैलस को हमने लिया, पहले हमने एक्सप्लांट लिया, उससे हमने कैलस बनाया और कैलस के छोटे छोटे पीस करके हमने शूट मीडियम पे पहले रखे, जहां पे शूट प्रोलिफरेट करेगा। और शूट प्रोलिफरेट करने के बाद हमने फिर वहां से उसको रूट मीडियम पे लेके गए, रूट मीडियम बनेगा और रूट मीडियम पे वहां पे रूट हम डेवलप कराएंगे और पूरा प्लांटलेट बन जाएगा। जब अगर हमें ये कैलस यूज करना है तो इसके एक सबसे बड़ी जो खामी है या हम कहिएगा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो सकती है, ये कभी भी क्लोनो प्रोपेगेशन के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमेशा हमें मिक्सचर मिलता है डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड प्लांट्स का।
ये क्लोन्स इसमें नहीं बनते कैलस के थ्रू, इसलिए जब भी हमें प्रोपेगेशन करना होता है तो हम कैलस को एक्सप्लांट की तरह यूज करते हैं। जो एडवेंटिशियस शूट बड है, इसको भी हम एक्सप्लांट की तरह यूज कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक में। एक ऐसी शूट बड जो लीफ एक्सिल के अलावा कहीं से भी एराइज कर रही है, उसे हम एडवेंटिशियस शूट बड कहते हैं। दो चीजें हैं, एक तो नेचर में भी एडवेंटिशियस शूट बनती हैं, लेकिन इनको हम इन विट्रो कंडीशंस में भी डेवलप कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम लीफ, स्टेम और अदर एक्सप्लांट्स को कल्चर करते हैं और वहां से एडवेंटिशियस शूट बड बनाते हैं। अगर हम ब्रायोफ्लम, जैसे ब्रायोफ्लम है, वहां से एडवेंटिशियस शूट बनती है। इसके साथ साथ अगर हम डायरेक्ट शूट बड फॉर्मेशन करना चाहें तो बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें डायरेक्ट शूट बड फॉर्मेशन होता है, जैसे निकोटियाना, कुकरबिट एटसेट्रा। इन केसेस में क्या है कि जो कट एंड्स हैं स्टेम के और उनके, वहां पे शूट बड का फॉर्मेशन होता है। इन शूट बड को यहां से काट के हम कल्चर मीडिया पे लेके जाएं और वहां इनको हम ग्रो कराएं। बहुत सी स्पीसीज में एडवेंटिशियस बड्स को माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसी शूट बड जो लीफ एक्सिल के अलावा, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया है, अगर कहीं ग्रो कर रही है तो हम उसे एडवेंटिशियस शूट बड कहते हैं। इन विट्रो कंडीशंस में जो नंबर ऑफ एडवेंटिशियस शूट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल बिगोनिया है, और इनमें एक साल में सिंगल लीफ जो 7 into 7 mm² है, उससे 10 to the power 14 प्लांटलेट्स डेवलप किए जा सकते हैं एक साल के भीतर, एक 7 by 7 mm² के पीस से। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तेजी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी तेजी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो जो नेचर में हमें एक पूरा लाइफ साइकिल मिलने के बाद एक प्लांट मिलेगा, 100 प्लांट मिलेंगे, हम लाखों करोड़ों प्लांट्स एक साल के भीतर, अगर हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेप्स के केस में फ्रेगमेंटेड शूट टिप्स पाई जाती हैं और इनसे हम एडवेंटिशियस शूट बड्स को इनिशिएट करते हैं। इनमें से हर एक शूट टिप जिसका साइज सिर्फ 1 mm है, उसको अगर हम 20 पीसेस में काट लें तो हर एक फ्रेगमेंट से इतने शूट्स डेवलप हो जाएंगे, इतने शूट डेवलप हो जाएंगे कि एक अनुमान के अनुसार एक जो सिंगल शूट टिप है उससे 8000 प्लांटलेट डेवलप होंगे। आप समझिए का एनॉर्मस नंबर में हम इससे प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट और इजी टेक्निक है प्रोपेगेशन के लिए सॉरी, और क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लांट्स बताए, इसके अलावा एक्सिलरी बड को हम यूज कर सकते हैं क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए। जो नोड होती है उसमें एक्सिलरी बड पाई जाती है। ये एक्सिलरी बड डोरमेंट रहती है, लेकिन अगर इस एक्सिलरी बड को हम निकाल के वहां से कट करके साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडियम पे कल्चर करें तो जो एक्सिलरी बड है वो स्प्राउट्स होती है शूट में। और जो साइटोकाइनिन है यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो काइनेटिन, बीएपी, 2IP, ये जो साइटोकाइनिन्स हैं इनको हम यूज करते हैं। अब यहां से जो हमने एक तरीके से शूट बनाए,
उन हर एक शूट को सब कल्चर करके, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम उसको सब कल्चर करें, और सब कल्चर करके बहुत कम समय में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक सिंगल एक्सिलरी बट से हम बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो हम प्रोपेगेशन करते हैं। हाँ, एक बात और मैं यहां बताना भूल गया हूं कि जो एक्सिलरी बट से प्लांटलेट्स बनते हैं वो क्लोन होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, उनमें किसी भी तरीके के ऐसे नहीं हो सकता कि डिप्लॉइड बन गया है, पॉलीप्लॉइड बन गया। वो क्लोन्स हैं, और ये एक अच्छी टेक्निक है क्लोन्स बनाने के लिए और प्रोपेगेशन करने के लिए। नेक्स्ट जो कहिएगा एक्सप्लांट है वो है सोमेटिक एम्ब्रियोज। सोमेटिक एम्ब्रियोज को हम किस तरीके से यूज करते हैं मैं ये आगे बताता हूं। कुछ प्लांट्स में जो सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल पाम, डेट पाम, इसमें सिर्फ सोमेटिक एम्ब्रियोज के थ्रू ही प्रोपेगेशन हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सोमेटिक सेल्स हैं, सबसे पहले हमने एक्सप्लांट लिया, हम उसको कैलस मीडियम पे लेके जाते हैं और वहां हम कैलस बनाते हैं, कैलस कल्चर करते हैं। दूसरा है सेल्स को आइसोलेट करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। इन दोनों मेथड से जो सेल है उसे हम एम्ब्रियोजेनिक, जो एम्ब्रियोजेनिक मीडिया होता है उस पे लेके जाते हैं और वहां एम्ब्रियोइड्स बनते हैं या प्रो एम्ब्रियो बनते हैं। ये जो प्रो एम्ब्रियोज हैं इनको फिर हम कल्चर कराते हैं, और कल्चर कराने से पहले इसको हम जो और टेक्निक्स, जिनमें और टेक्निक्स हमने अपनाई हैं और एक्सप्लांट्स के केसेस में, तो उसी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन एम्ब्रियोज को पहले मीडियम पे, जिस पे हम शूट मीडियम कहते हैं, फिर रूट मीडियम पे ले जाके वहां पे प्लांटलेट्स को डेवलप कराते हैं। इन प्लांटलेट्स को यहां से निकाल के हम वापस जो सिंथेटिक सॉइल है वहां लेके जाते हैं, फिर इनकी हार्डनिंग की जाती है और ये प्रोसेस रिपीट की जाती है, जिससे बहुत सारी संख्या में जो प्लांटलेट्स हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट प्रोटोप्लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लांट है। तो जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल इज साइटो इज दी प्रोटोप्लास्ट। हम दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट लें, हम सिंगल भी प्रोटोप्लास्ट को ले सकते हैं, और अगर हमें हाइब्रिड बनाना है तो हम दो अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके हम हाइब्रिड बना लें, और हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू इनको हम ग्रो कराएं, और हाइब्रिड की रूप में भी हम इनको क्लोन कर सकते हैं या प्रोपेगेट कर सकते हैं, और अगर हम प्रोपेगेशन ही चाहते हैं तो हम सिंगल प्रोटोप्लास्ट को यूज करके उसका कल्चर करके हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई वो एक्सप्लांट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से एक्सप्लांट्स हैं जिनसे हम प्लांट्स को या तो क्लोनल प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं या प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये यहां तक हो गया, लेकिन हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर क्यों रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये मैं आगे की स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं समझता हूं यहां तक आपने फॉलो किया होगा, यहां तक आपको समझ आया होगा। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं प्रोपेगेशन के लिए, तो फिर हम माइक्रो प्रोपेगेशन को क्यों एडॉप्ट कर रहे हैं या क्यों इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत हाई होता है, या कहिएगा कि जीरो टाइम टेकिंग होता है। मैं तो कहूं अगर हम एक साल में लाखों करोड़ों प्लांट्स बना सकते हैं पत्ती से, तो आप समझिएगा कि इसकी स्पीड क्या है और कितना एक्सट्रीमली हाई है इसकी रेट। दूसरी बात, जो
माइक्रो प्रोपेगेशन के हम बहुत स्मॉल एक्सप्लांट को यूज कर सकते हैं जो कन्वेंशनल टेक्निक में प्रोपेगेशन के लिए संभव नहीं है। जैसे आप देखते हैं गन्ना, आलू, जो भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें प्रोपेगेशन के लिए रखना होता है, प्रोपेगील्स के रूप में रखना होता है। अगर हम माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू इनको प्रोपेगेट करें तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा स्टॉक हम बचा सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है कि जो प्लांट्स माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं वो डिसीज फ्री होते हैं, और अगर डिसीज फ्री हैं तो उनको क्वारंटाइन की प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो विदाउट क्वारंटीन उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो प्रोपेगेट कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनकी पैकिंग बहुत आसान होगी, क्योंकि छोटे साइज के लिए रहते हैं तब तक जब तक कि हम इनको आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो एडवांटेजेस की और बात है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू हम डिजायर्ड सेक्स के प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसके थ्रू फॉरेस्ट ट्रीज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां जिनका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है, बहुत समय बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है या सीड फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्लांट्स को भी हम बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक जो सबसे खास एडवांटेज है इसका, माइक्रो प्रोपेगेशन को थ्रू आउट द ईयर, चाहे कोई सीजन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो प्रोपेगेशन को थ्रू आउट द ईयर आप कर सकते हैं और उसको कैरी आउट कर सकते हैं। जहां एक और कोई टेक्निक एडवांटेजेस हो सकती है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसी तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन जो टेक्निक है, इसके अभी मैंने आपको एडवांटेजेस बताए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो इसको थोड़ा सा कहिएगा कि यूज करने से रोकती हैं। सबसे पहली बात है, एक तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा है कि जो वैल्यूएबल स्पीसीज हैं, जैसे कोकोनट है, मैंगो है, इनके लिए अभी तक माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सोमा क्लोनल वेरिएशंस हैं, इन विट्रो कल्चर्स में वो अराइज करते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम है कि कुछ स्पीसीज में विट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम भी अराइज करती है। इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये टेक्निक आई होगी, आपने इसको फॉलो किया होगा, और माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से मीडिया हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हम एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको पूरा डिटेल्ड इसका मेथड बताया, डिटेल पूरा आपको लिटरेचर दिया है। आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा, आप लोगों की समझ में आया होगा। आप सभी के लिए गुड लक। थैंक यू।